नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक आपके अपने चैनल अर्पित रीजनिंग पर स्वागत करते हैं। और आज जैसा कि आपको दिख रहा है, ओ लेवल जनवरी 2024 में पेपर 2 का जो पेपर होने वाला है, जो संभवतः 15 जनवरी से मतलब 15 जनवरी के बीच में हो जाता है, तो उसी को लेकर के एक क्विक रिवीजन जिसमें हम M2R5, जिस पेपर का नाम होता है वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग, ठीक है, वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, तो एक क्विक रिवीजन चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि चैप्टर 5 पूरा का पूरा HTML हम आज की क्लास में पूरा का पूरा HTML कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और क्लास कैसी लगी, आपने क्या क्लास से सीखा, ये सारी चीजें आप ऑफलाइन कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो सर पहले बात करते हैं हम। सर चैप्टर वन में आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो ये तो हमने आपका चैप्टर 1 बहुत बार इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का इंट्रोडक्शन या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, या फिर इसी को उन्होंने बेसिकली सब हेडिंग उसके अंदर मिलेगी आपको, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। तो हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। सर इंटरनेट आया कहाँ से? इंटरनेट से पहले हमारे पास एक वर्ड हुआ करता था जिसको हम नेटवर्क कहते थे। क्योंकि इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्क के समूह को, बहुत सारे नेटवर्क एक साथ जब ऐड कर दिए जाते हैं तो हमारे पास इंटरनेट बन के आ जाता है। ठीक है, और हम कहते हैं जो आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है वही आपका इंटरनेट होता है। जो आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है ना, जो आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है वही क्या होता है? इंटरनेट होता है। क्लियर माय पॉइंट? सर कह सकते हैं कि सर ऐसा नेटवर्क जो क्या हो? ग्लोबल। कैसा हो? ग्लोबल। बात समझ में आ रही है? ग्लोबल मतलब पूरे भूगोल में। ठीक, तो वो क्या होता है? इंटरनेट। मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, समझ में आ गया होगा। ठीक, सर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो सर फर्स्ट नेटवर्क, बहुत जल्दी हम इस चीज को कवर कर रहे हैं। सर बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका मीनिंग होता है आरपा नेट। ठीक है, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपकी इस टॉपिक पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बट ये टॉपिक है, ये क्लास पर्टिकुलर उस पेपर के लिए है। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उनको ऐसा एनालाइज होगा कि हाँ, हम इस वीडियो से अपने पेपर के रिगार्डिंग काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हैं। हम हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक हेडिंग के अंदर बताएंगे कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, चलो भैया, तो बात करते हैं सर आरपानेट की। तो सभी को पता है आरपानेट क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पता है सर? ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। सर इसको बनाया किसने? सर इसको बनाया किसने? यूएसए ने बनाया। कब बनाया? 1960s में बनाया। 60s में, कहीं कहीं पर इसको ऑफिशियल लॉन्च जो है 1961 भी दिया हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि 60s की बात कर रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी? वहां का जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स मतलब सेना, मतलब आर्मी फोर्सेस जो थी, वो अपने साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। साइंटिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक प्रोजेक्ट सेंशन किया। ठीक है, और प्रोजेक्ट पे लोगों ने काम किया और हमको आरपा नेट बना करके दिया, और उन्होंने इस वाली प्रॉब्लम को क्या किया? सॉल्व किया। बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। सर अब आ जाता है सर वेबसाइट क्या होती है। इसी में आपके पास आता है वेबसाइट। बहुत ही जबरदस्त यहां से क्वेश्चन मिलेगा। सर ये कलेक्शन ऑफ क्या होता है? इंटरलिंक्ड, कनेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस,
वेब पेजेस, इसी को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। मतलब कलेक्शन है किसका, इंटरलिंक्ड, मतलब जो आपस में क्या है, जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए, ठीक है, जुड़े हुए। एक पेज का रेफरेंस दूसरे पेज से होता है तो वो इंटरलिंक्ड है क्या, वेब पेजेस, तो उसको क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। सर इसके अगर टाइप्स की बात करें तो सर ये दो तरीके की होती है, स्टैटिक, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट। सर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज नहीं होती, जो चेंज नहीं होती, किसके द्वारा, किसके द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, जो विजिटर होता है। जैसे हम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, हम वेबसाइट देख रहे हैं, तो उसमें हम अपना कोई लॉगिन अकाउंट, कोई इस तरीके का, मतलब यूजर अपना रेस्पॉन्स वगैरह नहीं दे सकता। वो सिर्फ क्या की जाती है, रीड एंड वॉच, रीड एंड वॉच, रीड एंड वॉच, बस दो ही काम आप कर सकते हो। मतलब यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर इंटरेक्शन। मतलब रीड एंड वॉच तो होगा, इंटरेक्शन कितना होगा, वो रीड करेगा वॉच करेगा बस, उसमें कुछ अपना डेटा फिल नहीं करेगा, कुछ अपने रेस्पॉन्सेस वगैरह नहीं दे पाएगा। अच्छा तो फिर इसके अंदर जो कोड डिजाइन करेगा तो वो राइट कौन कर पाएगा, राइट कुछ नहीं कर पाएगा, रीड कर पाएगा। तो सर राइट करने की जो अथॉरिटी है, राइट करने की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी, ये भी क्वेश्चन आता है सर, मतलब स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट को राइट करने की अथॉरिटी किसको होती है, वेबसाइट डेवलपर को। किसको होती है, अथॉरिटी किसको होती है, वेबसाइट डेवलपर को। याद रखना भैया, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेबसाइट डेवलपर को होती है। किसको, वेबसाइट डेवलपर को, ठीक। वेबसाइट डेवलपर को ये अथॉरिटी होती है कि वो उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, ठीक है, यूजर कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक। इसीलिए इसीलिए ये सबसे फास्ट वेबसाइट होती है। ये क्या होती है, फास्ट। भाई जिसके अंदर चेंजेस होंगे नहीं, चेंजेस होंगे नहीं तो वो फास्ट चलेगी, स्मूथ चलेगी, ठीक है, फास्ट एंड स्मूथ। ये कैसी होती है, फास्ट एंड स्मूथ। बात क्लियर है, फास्ट एंड स्मूथ। डायनेमिक की बात करें सर, डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक की बात करें तो डायनेमिक में क्या है, यूजर कैन मेक चेंज, यूजर कैन मेक चेंज। कैन मतलब कर सकता है, मेक मतलब कर सकता है, क्या, चेंजेस, चेंजेस। डायनेमिक वेबसाइट के अंदर यूजर क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, ठीक है। डेवलपर जो करेगा वो तो करेगा ही, बट यूजर भी अपना अकाउंट बना सकता है, लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर, इस तरीके की फंक्शनलिटी आपकी डायनेमिक वेबसाइट में देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे आपका फ्लिपकार्ट, जो भी चीजें हैं आपको क्या है, वो डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अगर सर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स वगैरह की होती हैं, जितनी भी आपकी सोशल मीडिया, आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो किसके अंदर आएंगी, डायनेमिक के अंदर। सर इसके अंदर कौन सी आएंगी, स्टैटिक के अंदर। सर जितनी भी आपकी, सर जितनी भी आपकी न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, किस कैसी, न्यूज वेबसाइट होती हैं, न्यूज, न्यूज वेबसाइट्स होती हैं वो किसके अंदर आएंगी, स्टैटिक के अंदर। सर जितनी भी आपकी ट्यूटोरियल, 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 ट्यूटोरियल कंटेंट देखने के लिए, ट्यूटोरियल जितनी भी वेबसाइट होंगी जिसमें सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हो आप, ठीक है, कोई फाइल डाउनलोडिंग वगैरह, कोई अपना अपलोड करना डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट, ठीक। बात समझ में आ गई दोनों की। सर ये स्मूथ नहीं चलती, ये थोड़ा सा टाइम गैप लेके चलती हैं, मतलब ये हैवी वेबसाइट होती हैं, कह सकते हो सर ये हैवी होती हैं। कैसी होती हैं, हैवी होती हैं। दे टेक टाइम, ये क्या करती हैं, टाइम लेती हैं, टेक टाइम, टेक टाइम टू एक्सेस द वेब पेजेस, टू एक्सेस, टू एक्सेस, टू एक्सेस द वेब पेजेस। वेब पेजेस को मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने के लिए ये क्या लेती हैं, टाइम लेती हैं, समय लेती हैं, ठीक है, टू एक्सेस द वेब पेजेस। क्लियर माय पॉइंट, ठीक। स्टैटिक डायनेमिक समझ में आ गया, वेबसाइट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इतना ही आपका है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। ARPANET, NSF नेट वो सब उसमें है, ठीक है, प्रॉपर थ्योरेटिकल है वो, ठीक। हाँ
चलो कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं, इधर देखो भैया। इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा सर यूआरएल क्या होता है। यूआरएल, यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर। ठीक, मतलब जो भी वेबसाइट होती है उसका एक यूआरएल होता है। जैसे हम लिखते हैं एच टी टी पी, एच टी टी पी भैया इधर देखो सर, एच टी टी पी, ठीक है, ऑब्लिक स्लैश ऐसे करके डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट। तो ये सर क्या है? एक यूआरएल है। ये क्या है? एक यूआरएल है। ये क्या है? गूगल डॉट कॉम ऐसे करके लिखा होगा ना, गूगल डॉट कॉम। तो एक ये यूआरएल है, हर एक वेबसाइट के पास होता है। विदाउट यूआरएल के हम कोई सी भी वेबसाइट एक्सेस कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होता है? क्या किसी भी वेबसाइट का यूआरएल होता है? क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास बन सकता है। क्लियर माय पॉइंट? क्वेश्चन ऐसा भी आपके पास बन सकता है। ठीक है, चलो भैया यूआरएल समझ में आ गया। ठीक, चलो सर, सर अब हमारे पास आता है सर व्हाट इज नीडेड, मतलब किसकी आवश्यकता होती है। व्हाट इज नीडेड टू डिजाइन द वेबसाइट। वेबसाइट को बनाने के लिए, वेबसाइट को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सर क्या ऐसा हमें आना चाहिए कि हम वेबसाइट बना पाएं? तो पहली तो चीज हम वेब पेजेस बनाएंगे, है ना। तो हमारे पास HTML होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HTML, जिसका फुल फॉर्म आपको सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तब भी ये क्वेश्चन ही वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक सर, इसके फाउंडर कौन थे? सर इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर, फाउंडर, फाउंडर सर थे टिम बर्नर्स ली। फाउंडर कौन थे? टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। क्लियर माय पॉइंट? टिम बर्नर्स ली। चलो सर कब बनाया था? इन 1990s में इन्होंने काम स्टार्ट किया था और 1991 में HTML1 का वर्जन, HTML1, HTML 1.0 इन्होंने क्या किया था? वर्जन स्टार्ट कर दिया था, लॉन्च कर दिया था। ठीक है, चलो सर इन्होंने ही एक चीज और बनाई थी जो कि मैंने डिस्कस किया था वहां पर। इन्होंने ही एक चीज और बनाई थी जो है www, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर माय पॉइंट? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इतना आ गया समझ में, वर्ल्ड वाइड वेब। अब सर, सर HTML इज यूज्ड, is used, is used to create, to create बनाने के लिए क्या? वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए, वेब पेजेस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? HTML का। क्लियर? ठीक है, मतलब हम HTML का प्रयोग करते हैं किसके लिए? वेब पेजेस बनाने के लिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। सर रिक्वायरमेंट क्या होगी HTML कोड लिखने के लिए? को रिक्वायरमेंट, को रिक्वायरमेंट मतलब इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होगी आपके पास? अगर हमको, अगर हमको को रिक्वायरमेंट, टू राइट द HTML कोड ना, HTML कोड।
HTML स्टार्ट करने के लिए, HTML कोड राइट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, तो वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सर एक तो हमारे पास कोड एडिटर या फिर हम टेक्स्ट एडिटर भी बोल सकते हैं इसको। एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेब ब्राउजर होना चाहिए। टेक्स्ट एडिटर मतलब जहां पर हम टेक्स्ट को टाइप करेंगे, लिखेंगे। जैसे हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे हर एक सिस्टम के पास होता है नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस करके भी आता है, ठीक है, कॉमा। एक और होता है हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट, एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, ठीक। कोई से इनमें से कोई एक आप यूज करेंगे, इनमें से कोई एक आप यूज करेंगे, इनमें से कोई एक आपको यूज करना है। वेब ब्राउजर में हम लोग गूगल क्रोम ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज ले सकते हैं। तो हमारे पास ये गूगल क्रोम हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज जो विंडोज 10 के साथ आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये सर क्या है? एटसेट्रा, कोई सा भी हो सकता है। तो ये दो वेब ब्राउजर आपके पास होने चाहिए। कोड कहाँ लिखेंगे? यहां पर आप कोड को क्या करेंगे? राइट करेंगे। कोड को राइट कहाँ करेंगे आप? कोड को राइट कहाँ करेंगे? कोड को राइट यहां करेंगे। और राइट करने के बाद जो फाइल बनेगी, राइट करने के बाद वो फाइल बनेगी, उसको आप क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करते टाइम उसका नाम क्या देंगे? नाम के टाइम उसका एक्सटेंशन क्या यूज करेंगे? तो यहां पर फाइल नेम कुछ भी दे देंगे। क्या दे देंगे? फाइल नेम डॉट HTML, HTML या फिर या डॉट HTML या और 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 क्या करेंगे? फाइल नेम कुछ भी होगा, ये फाइल नेम आपके द्वारा दिया जाएगा, डॉट एच टी एम। बात समझ में आ गई? दो फाइल एक्सटेंशन होते हैं HTML फाइल के, दो एक्सटेंशन होते हैं HTML फाइल के। एक होता है डॉट HTML, एक होता है डॉट HTM। बात समझ में आ गई? टेक्स्ट एडिटर पे राइट करेंगे क्या? कोड, उससे फाइल बनेगी, उसको सेव करेंगे। सेव करते पे नाम क्या देंगे? फाइल नेम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी समर्पित लिख दो यहाँ पर, समर्पित, समर्पित डॉट HTML। तो ये आपकी एक फाइल का नाम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक फाइल का नाम हो जाएगा। अब यही फाइल, इसी फाइल पर हम क्या करेंगे? इसी फाइल पर जा करके जहां ये सेव हुई है वहां पर हम क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। जनरली हम यही करते हैं, क्या करेंगे? डबल क्लिक करेंगे। नोटपैड पे बना रहे हो तो आपको वहां पर क्लिक ही करना पड़ेगा। तो वहां पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस पर, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। किस पर रन हो जाएगी? आपके किस पर? वेब ब्राउजर पर। किस पर हो जाएगी? आपके वेब ब्राउजर पे वो क्या हो जाती है? रन। आपके वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर पर जो भी आपके पास होगा, डिफॉल्ट सेट होगा, उस ब्राउजर पे क्या हो जाएगी? रन हो जाएगी। वो फाइल है, वो एक फाइल नहीं, बेसिकली एक वेब पेज होगा। क्या होगा? एक वेब पेज होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब टेक्स्ट एडिटर राइट किया, ठीक है, फाइल आई, सेव हुआ, नेम दिया, नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और उस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करके वो रन होगी किस पर? एक वेब ब्राउजर पर। क्लियर? कहानी समझ में आ गई कैसे वर्क कर सकते हैं? मतलब ये हम वर्किंग समझाई है मैंने। क्या बताइए? हाउ टू वर्क, वर्किंग ऑफ वर्क वर्क टू क्रिएट अ वेबसाइट। वर्किंग ऑफ HTML ऐसे बोल सकते हो कि HTML फाइल का जो वर्क होता है, नहीं समझे? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो HTML फाइल बन रही है उस पर कैसे वर्क करते हैं। तो हम पहले राइट करेंगे कोड को, ठीक है, उसको सेव करेंगे। तो ये कहानी आप करेंगे, ठीक। अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो HTML होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा लेकिन चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी इसके अंदर। आप जब इसको देखोगे ना तो आपको एक लगेगा कि हाँ कुछ किया है मैंने, ठीक है। तो इसीलिए इसका होगा वन शॉट, मतलब एक ही शॉट के अंदर सब कुछ, एक शॉट के अंदर ही पूरा HTML कंप्लीट। CSS रह जाएगा, वो अगली क्लास में करा देंगे। सर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ HTML फाइल, जो HTML फाइल होगा, HTML फाइल होगी हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लो।
भैया HTML फाइल का स्ट्रक्चर, सबसे पहला टैग होता है HTML, ठीक है, और सबसे आखिरी का टैग भी क्या होता है, HTML। HTML के अंदर हमारा हेड स्टार्ट होता है, हेड के अंदर ही हमारा टाइटल स्टार्ट होता है, और टाइटल भी हेड के अंदर यहां कुछ भी लिख देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, टाइटल क्लोज। अब इसके अंदर यहां पर हम हेड को क्या कर देंगे, क्लोज। अब हमारी बॉडी स्टार्ट होती है। अब बॉडी के अंदर आप जो कुछ भी लिखना चाहें, फिर आप बॉडी को क्या कर देंगे, क्लोज। देन आफ्टर आपका HTML क्लोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, आप बॉडी को क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हो गए स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 4 बेसिक टैग्स आपके लगते हैं एक HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एक HTML फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके 4 टैग चाहिए। कितने चाहिए, 4 टैग चाहिए, ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है कि एक बेसिक जिसमें हमें मतलब बॉडी के अंदर कोई भी टैग नहीं लगाया है, बॉडी के अंदर मुझे कंटेंट कुछ ना दिखे वेब पेज पर, हमें जब वेब पेज हमारा रन हो तो उस पर कुछ भी कंटेंट ना दिखे, फिर भी जो हम फाइल बनाएंगे उसमें कितने टैग चाहिए, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा लाला, 4 हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब HTML हेड टाइटल बॉडी। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, अब देखिए जरा, समझिए भैया, ये स्टार्टिंग होता है हेड टाइटल। अब देखो, अगर मैं आपका विंडो रन करके बताऊं ना यहां पर, तो ये मान लेते हैं ये आपके गूगल क्रोम की स्क्रीन है, यहां पर क्रॉस होता है, यहां पर आपका मैक्सिमाइज होता है, यहां मिनिमाइज होता है, और यहां पर एक टैब करके आता है। यहां पर देखा होगा न्यू लॉगिन, जो भी कुछ भी लिख के आता है या लिख के आता है ना लॉगिन, और ये आपका जो एरिया होता है वो बॉडी एरिया होता है। ये जो एरिया होता है ना आपका, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया होता है, बॉडी एरिया होता है। और ये जो एरिया होता है दिस वन, ये आपका हेड होता है। ये क्या होता है, हेड। और हेड के नीचे आता है बॉडी। और HTML क्या करता है, HTML इस लाइन की शुरुआत करता है जो टॉप पे ये लाइन आती है, और HTML जैसे ही क्लोज करते हैं तो वो ये बॉडी का जो क्लोजिंग है ना इसको सेट करता है। बात समझ में आ गई। तो बॉडी ये होता है, जो भी कंटेंट हमें दिखता है ना, ठीक है, वो कहां होता है, बॉडी टैग के अंदर। बात समझ में आ गई। रूपरेखा तैयार कर ली। मतलब ये जो लॉगिन आ रहा है, ये लॉगिन कहां लिखा होगा, मैंने यहां लिखा होगा। कहां लिखा होगा, यहां। तो यहां चाहे लॉगिन लिखो चाहे समर्पित लिख दो, नहीं समझे, वो चीज आपकी कहां दिख जाती है, जब इस फाइल को आप रन करेंगे तो वो यहां पर एक टैब में आ जाती है, यहां पर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप बॉडी में कुछ भी लिख दिया, आपने बॉडी में लिख दिया रीजनिंग बाई, आपने बॉडी में क्या लिख दिया, रीजनिंग बाई अर्पित सर, रीजनिंग बाई अर्पित सर, क्या लिख दिया, रीजनिंग बाई अर्पित सर। अब देखो, अभी मैंने इसमें कोई टैग नहीं लगाया है, तो ये चीज नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल आपकी यहीं पर आ जाएगी। ये चीज आपकी नॉर्मल, ये देखिए भैया, ये चीज आपकी नॉर्मल आएगी, ठीक। देखो जरा कैसे आएगी, ये चीज नॉर्मल आएगी क्या, रीजनिंग बाई, यहां पर आपका ऐसे आ जाएगा, रीजनिंग बाई अर्पित सर। जब तक ये पूरी लाइन कवर नहीं होती, जब तक इधर साइड से लेफ्ट से राइट कॉर्नर पे स्क्रीन तब तक फिल नहीं हो जाती, तब तक कंटेंट आपका अपने आप दूसरी लाइन में नहीं आता। ये रूल है। आप यहां तो लिखे थे दूसरी लाइन में, बट जब ये रन होगा, मेरी बात नहीं समझ रहे, आपने यहां जो टेक्स्ट एडिटर नोटपैड पे लिखा है तब तो आपने दूसरी लाइन में लिखा है। ये जो कोड आप लिखेंगे ये किसके अंदर लिखेंगे, नोटपैड के अंदर। अभी तो बताया था भैया, ये कहां लिखा जाएगा, नोटपैड पर, और इसको सेव किया जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा और
सेव किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सेव होने के बाद जब वो रन होगा तो वो रन यहां होगा। ये किसकी स्क्रीन है? ये एक वेब ब्राउजर की स्क्रीन है, वेब ब्राउजर की। बात समझ में आ रही है? ये एक वेब ब्राउजर की स्क्रीन है। मतलब आपका ये आउटपुट विंडो है। ये क्या है? आउटपुट विंडो है। क्या है ये? आउटपुट विंडो है भैया। क्लियर माई पॉइंट? क्या है आपके पास? ये आउटपुट विंडो है। अब सर यहां पर ये आ गया रीजनिंग। तो आपको एक चीज समझ में आई सर, बॉडी टैग ये होता है ओपनिंग टैग। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैं क्या कह रहा हूं, आपके जो ये टैग होते हैं ना, टैग, एक वर्ड आता है टैग, एक वर्ड आता है टैग। ये टैग, टैग हमेशा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट, एंगल बन रहा है, एंगल लेस देन ग्रेटर देन, ये बोलते हैं इसको एंगुलर ब्रैकेट। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई चीज को क्या बोलते हैं? टैग। क्या बोलते हैं? टैग। बात समझ में आ गई? जैसे यहां मैंने लिख दिया HTML। क्या लिख दिया? HTML। तो ये HTML टैग हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर जो टैग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। HTML के अंदर जो टैग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एम्प्टी टैग, एक होते हैं नॉन एम्प्टी टैग। एक होते हैं एम्प्टी टैग, इसको मिटा देते हैं। एक होते हैं एम्प्टी टैग और एक होते हैं क्या? नॉन एम्प्टी टैग। तो दो तरीके के टैग हो गए आपके पास। एक हो गए एम्प्टी टैग और एक हो गए नॉन एम्प्टी टैग। सर एम्प्टी की अगर बात करी जाएगी, जब एम्प्टी की बात करी जाएगी, एम्प्टी की बात करी जाएगी, एम्प्टी का मतलब ऐसे टैग जिसकी सिर्फ ओपनिंग हो, क्लोजिंग ना हो। मतलब नो क्लोजिंग, ओनली ओपनिंग, नो क्लोजिंग, जिसको क्लोज ना किया जाए। ठीक, क्लोजिंग हमेशा किससे होती है? किसी भी टैग के स्टार्टिंग में ये बैकस्लैश लगा दो, ये क्लोजिंग हो जाता है। अब नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? जो आपकी ओपनिंग भी हो, जिसमें जो ओपन भी किए जाएं, जो क्लोज भी किए जाएं, जो टैग ओपन भी किए जाएं, क्लोज भी किए जाएं, ये जो होते हैं, ये भाई साहब ये होते हैं, इनको सिर्फ ओनली ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है, इनकी क्लोजिंग नहीं होती। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे मैं इसको थोड़ा सा अभी इरेज कर देता हूं आपको समझाने के लिए, समझना जरा। इधर मैं रीजनिंग सिर्फ लिखा रहने देता हूं, रीजनिंग इधर समझ लो भैया। जैसे आपने जो ये HTML बनाया तो ओपनिंग होता है ये HTML, तो ये हो गया ओपनिंग टैग। और क्लोजिंग टैग क्या होता है? जो टैग ये बैकस्लैश, ये डिवाइड वाले साइन से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोजिंग टैग होते हैं। क्या होते हैं? क्लोजिंग टैग होते हैं। बात समझ में आ गई? सर ये हो गया ओपनिंग टैग और ये हो गया क्लोजिंग टैग। ये हो गया ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग, और ये क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। आप समझिएगा, ठीक? आप अपने कॉपी पे कैसे समझते हैं ये आपकी समस्या है, आप तुरंत नोट डाउन करिए चीजों को, ठीक है? चलो, तो ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत आसान है, HTML बहुत आसान है, ठीक है? क्लियर? चलो, तो हमने क्लोजिंग ओपनिंग समझ ली। तो सर अभी बोले तो ये क्या है? ओपनिंग टैग। ये क्या है? ये हेड का क्लोजिंग है। ये बॉडी ओपन हुई है, ये बॉडी क्लोज हुई है। बात समझ में आ गई? यहां पर बॉडी टैग को ओपन किया है तो ये ओपनिंग टैग हो गया, यहां बॉडी टैग को क्लोज किया है तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अर्पित, रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये आपका जब बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो वो आपका आ जाएगा। जैसे मान लो यहीं पर मैं लिख दूं मैथ्स बाई राज सर। क्या लिख दूं मैं? मैथ्स बाई राज सर। मैंने क्या लिख दिया? मैथ्स बाई राज सर। समझना जरा, अगर मैं, देखिए एक जनरली बताते हैं, जैसे कि समर्पित एकेडमी जितने भी टीचर्स हैं ना, उनके नाम कैसे हम एक वेब पेज पर लेके आएंगे एक हेडिंग के थ्रू, वो समझते हैं। जैसे यहां पर आपने लिखा रीजनिंग बाय अर्पित सर। क्या लिखा? रीजनिंग बाय अर्पित सर। ऐसे ही
आप यहां लिख सकते हैं मैस वाई राज सर। क्या लिख सकते हैं? मैस वाई राज सर। तो ये चीज जो है ना, ये इसके नीचे आ जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगा? मैस वाई राज सर। आपका मैस वाई राज सर अर्पित सर के नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर तो था रीजनिंग बाई अर्पित सर और नीचे क्या आ जाएगा? मैथ्स बाई राज सर। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप, ये तो नॉर्मल है। अभी आगे क्या करेंगे हम हेडिंग के अंदर? हेडिंग क्या, जैसे हम कॉपी पे नहीं हेडिंग बनाते हैं, तो ऐसे ही टिम बर्नर्स ली ने कुछ टैग दिए हैं कि उन टैग के थ्रू हेडिंग बनेगी, उन टैग के थ्रू आपका लिस्ट बनेगी, उन टैग के थ्रू, तो पर्टिकुलर हर एक चीज का एक अलग अलग टैग होता है। ठीक, उस पर हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? देखो स्टार्ट करते हैं भैया। तो टैग की बात करें, सबसे पहले हमारे पास टैग आता है, सबसे पहला टैग हमारे पास आता है हेडिंग टैग। सबसे पहले हेडिंग। हेडिंग के लिए H1 से लेकर के ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग होते हैं। H1 से लेके ऐसे ही H2 ओपन होगा, क्लोज होगा। ठीक, अब ये कहां तक होता है? H6 तक। कहां तक? H6 तक। तो ये आपका H6 तक हो गया। अब होता क्या है, एक जनरल चीज, क्वेश्चन कहां से बनेगा कि H1 का साइज H6 के तुलना में बड़ा होता है या छोटा होता है? क्वेश्चन समझिएगा। H1 हेडिंग का जो टेक्स्ट होता है वो H6 की तुलना में छोटा होगा या बड़ा होगा? देखो जरा भैया, जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होगा, जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो आपका डिक्रीज होगा। वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा नहीं, साइज आपका घटेगा। H1 का इतना बड़ा टेक्स्ट तो छोटा छोटा आएगा। जैसे मैं देखो समझाता हूं, जैसे आपने यहां लिखा अर्पित सर, यहां क्या लिखा? अर्पित सर। बात समझिएगा, आपने यहां क्या लिखा? अर्पित सर। यहां क्या लिखा आपने? राज सर। यहां क्या लिखा? राज सर। बात समझना, इधर आपने क्या लिखा? राज सर। और इधर क्या लिखा आपने? इधर लिखा H1 में आपने लिखा अर्पित सर और H2 में लिखा आपने राज सर। और आपने यहीं पर एक H3 बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर आपने लिख दिया कृष्णा सर। क्या लिख दिया? कृष्णा सर। तो यहां पर क्या हुआ? H3 आपने क्लोज कर दिया। ये हेडिंग का टैग है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हेडिंग का नंबर तो बढ़ रहा है, बट जो फॉन्ट साइज होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, मतलब घटता जाएगा। मतलब जब इसका आउटपुट आएगा, समझिएगा, तो आपका आउटपुट विंडो पे अर्पित सर जी तो इतने बड़े आएंगे लिख के, नहीं समझे? अर्पित सर जो हैं वो थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में आएंगे क्योंकि ये H1 हेडिंग है। तो अर्पित सर का जो टेक्स्ट होगा वो तो बड़ा आएगा, लेकिन जैसे राज सर का थोड़ा सा, राज सर जो हैं वो थोड़े से छोटे आएंगे। बात समझ में आ रही है? राज सर का टेक्स्ट छोटा आएगा। ऐसे ही कृष्णा सर H3 हैं तो वो थोड़े नीचे और आ गए, तो कृष्णा सर और छोटे हो गए जाएंगे। बात समझ में आ गई? कृष्णा सर का जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जितना हेडिंग का नंबर बड़ा होगा उसका फॉन्ट साइज उतना ही छोटा होगा। जितना हेडिंग का नंबर बड़ा होगा उसका उतना ही फॉन्ट साइज छोटा होगा। देखो H1 नंबर छोटा था बट उसका फॉन्ट साइज बड़ा। H3 नंबर तो हेडिंग का 3 था बट फॉन्ट साइज क्या हो गया? छोटा। बात क्लियर हो गई? ठीक, बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, बस आप समझ जाइएगा। क्लियर माई पॉइंट? ठीक, चलो भैया H1 की बात कर ली। इसी तरीके से हमारे पास होता है पैराग्राफ टैग। क्या होता है? पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ का ये टॉपिक जो है ना वो एकदम मजेदार, पी टैग के थ्रू पैराग्राफ रिप्रेजेंट होता है। ये ओपनिंग भी होता है और ये क्लोजिंग भी होता है। ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। ठीक, तो ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। सर यहां पर एक चीज है, आप पैराग्राफ के अंदर आपको टेक्स्ट को ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका ये वर्ड विंडो आएगी,
मतलब आपका क्रोम की जो विंडो आएगी। यहाँ पर आप समर्पित एकेडमी के बारे में जो भी आप टाइप करेंगे, आप कुछ भी लिखिए, आप पूरी महाभारत, पूरी रामायण आप इस पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे, और जब ये रन होगा तो वो आपको सेम एज इट इज आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो पैराग्राफ के लिए ये यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही आप पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ 1 हो जाएगा और ये पैराग्राफ 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक बॉडी टैग के अंदर समझिएगा, आप ये सारे के सारे टैग जो H1 वगैरह है वो किसके अंदर लगाएंगे, बॉडी टैग के अंदर लगाएंगे। तो आपने एक पी यहां लिखा, इसमें कुछ लिखा, और आपने पी को क्या कर दिया, क्लोज। दूसरा पी स्टार्ट किया, मतलब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ लिखा और आपने पी को क्लोज कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, ये पैराग्राफ नंबर 2 हो गया। तो पैराग्राफ के बाद मतलब आपको लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक दूसरे पैराग्राफ को दूसरे लाइन में ला करके रख देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक। वैसे हमें अगर लाइन चेंज करना हो, अगर हमें कंटेंट को लाइन चेंज कराना हो, जैसे आपको ऐसा करना है कि यहां पर आपने लिखा था, यहां पर ऐसा लिखा था आपने समर्पित एकेडमी लिखा था। ठीक। अब आप ये चाहते हैं, आपने इसके अंदर एकेडमी लिखा था, बात समझना, आपने यहाँ एकेडमी लिखा। अब आप ये चाहते हैं कि समर्पित तो पहले आए, समर्पित यहाँ आए, आप ऐसा कुछ चाहते हैं आउटपुट में, समर्पित एकेडमी बट नीचे आए, एकेडमी क्या आए, नीचे। अगर आप इस ऐसा लिखेंगे तो एकेडमी नहीं नीचे आएगा, एकेडमी इधर आएगा ना आउटपुट में। हमको चाहिए कि सर समर्पित के नीचे एकेडमी आए, तो हम क्या ऐसा इसमें चेंज कर दें कि जो एकेडमी दूसरी लाइन में आ जाए। तो सर हम यहाँ पर बी आर टैग लगा देंगे, इसके बीचों बीच क्या लगा देंगे, बी आर टैग। बी आर का मतलब होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो लाइन ब्रेक करने के लिए, सर लाइन ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको बी आर टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, बी आर टैग कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर आप बी आर यहाँ लगा दिया आपने तो आपका क्या हो जाएगा, ये एकेडमी नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक सर, जैसे ही नीचे आएगा, अब क्या है सर, ये कैसा टैग होता है सर, ये आपका नॉन इम्पिटी टैग होता है। कैसा होता है, सॉरी इम्पिटी टैग होता है। क्या होता है, इम्पिटी टैग, मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ ओपन किया जाता है, इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर हमने हेडिंग देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, पैराग्राफ के साथ हमने एक एम्प्टी टैग भी देख लिया जो कि ब्रेक होता है। ऐसे ही एक और होता है एचआर। एचआर का मतलब होता है एचआर टैग, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओपन किया जाता है, इसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्षैतिज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या करता है, ड्रॉ करता है। क्लियर माय पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस एक चीज और बताना है, फिर क्लास को यहीं पर बाइंड अप कर देना है। आगे की टैक्स हम नई क्लास के अंदर कर रहे होंगे। ठीक, चलो सर, इसके बाद हमारे पास आता है जो आपने, अब एट्रीब्यूट देख लेते हैं। सर एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट का मीनिंग होता है बिहेवियर। एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है, बिहेवियर। मतलब जब भी आपका पेज रन होगा ना, तो वो कुछ डिफॉल्ट एट्रीब्यूट को फॉलो करता है। हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकग्राउंड है, जो ब्राउजर का बैकग्राउंड है, वो चेंज होके आए। जनरली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये वेब ब्राउजर होता है, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करना तो यहाँ पर ये व्हाइट ही आता है। क्या आता है, व्हाइट ही आता है। तो क्या आता है, व्हाइट। यहाँ पर जो ये बॉडी आती है, ये बाय डिफॉल्ट इसका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। अब हम ये चाहते हैं कि ये व्हाइट ना होके थोड़ा सा अलग आए, हम चाहे येलो आए, हम चाहे तो इसमें कोई इमेज लगा दें बैकग्राउंड में। तो वो कैसे करें, उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। मतलब अगर हमें कुछ भी बिहेवियर यूज करना है, बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है इफेक्ट। अगर आपको कुछ इफेक्ट डालने हैं, ठीक है, किसी भी टैग पर, तो हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ये एट्रीब्यूट टैग बाय टैग डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक टैग का एट्रीब्यूट आप दूसरे टैग में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो पहले अभी हम बात करते हैं, हम लोगों ने अभी बॉडी टैग पढ़ चुके हैं, तो बॉडी टैग के आपके एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए कि बॉडी टैग के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट आप लगा सकते हो। तो वो टैग आप
बता सकते हो कि कौन कौन से टैग आप लगा सकते हो। ठीक है, चलो सर इसमें सबसे पहले आता है आपके पास पीजी कलर। क्या आता है? पीजी कलर। पीजी कलर में क्या होता है? बैकग्राउंड कलर, जिसका फुल फॉर्म होता है, बट आपको लिखना क्या होता है? पीजी कलर। ठीक है, पीजी कलर अगर आप लिखेंगे तो पहला होता है पीजी कलर, फिर होता है बैकग्राउंड, फिर क्या होता है? बैकग्राउंड, फिर होता है हमारे पास अलाइन, और फिर हमारे पास क्या होता है? फिर आप टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैं समझाता हूं। पीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। मतलब बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हैं, जो आपका बाय डिफॉल्ट व्हाइट आ रहा था उस व्हाइट को चेंज करना चाहते हैं, तो पीजी कलर में वैल्यू आप दे देंगे, वो कलर एक्टिव हो जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब होता है कोई इमेज लगाना। कोई आप इमेज बैकग्राउंड में अगर चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड इक्वल्स टू इमेज का नाम दे देंगे, पास दे देंगे। अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट। अलाइन का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है किस पर? बॉडी पर। बॉडी में जो शो हो रहा है उसकी पोजीशन को सेट करना, उसकी पोजीशन को सेट करना, उसकी पोजीशन को सेट करने के लिए हम अलाइनमेंट देते हैं। अलाइनमेंट कितने होते हैं जनरल हमको पता है, एमएस वर्ड में पढ़ के आए हैं। सर लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, सर सेंटर, सेंटर मतलब बीचों बीच में, फिर आपका क्या आता है? राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, और जस्टिफाई भी होता है। ठीक है, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट कलर। अगर हमें टेक्स्ट कलर देना हो, मतलब टेक्स्ट का कलर, अब जब मैंने क्या किया, आपका बीजी कलर कर दिया, अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो। तो देखो मैं यहां पर बता रहा हूं आपके साथ एक कोड लिखूंगा जिसके अंदर मैं सारी चीजें यूज करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, देखो जो आपके प्राइमरी टेक्स्ट हैं वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो मैंने देखो बॉडी लिखा, बॉडी में पहला एट्रीब्यूट मैंने यूज किया बीजी कलर। अब देखो इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना होता है, इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना होता है, क्योंकि अगर दोनों कर देंगे तो दोनों का रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ एक का ही रिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब एक का ही इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या है बैकग्राउंड में? ठीक, या तो इमेज रहेगी या तो कलर रहेगा। ठीक, बीजी कलर में आपने दे दिया यहाँ पर येलो, क्या दे दिया? येलो। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरा भी नाम यहाँ दे सकते हैं, बट स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्पेलिंग का ध्यान रखना होता है। येलो। फिर आपने दूसरा एट्रीब्यूट आपने डाल दिया लाइक अलाइन। क्या डाल दिया? अलाइन। अलाइन इक्वल्स टू आपने लिख दिया सेंटर। क्या लिख दिया? सेंटर। और आपने दूसरा दे दिया टेक्स्ट। ठीक है, तीसरा अलाइनमेंट आपने यूज कर लिया टेक्स्ट। टेक्स्ट येलो पे आपने बोल दिया ग्रीन, मतलब येलो आपका बैकग्राउंड है, आप चाहते हो कि येलो बैकग्राउंड पे आपका क्या है? ग्रीन टेक्स्ट का कलर आए। तो इससे क्या होगा, आप बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखोगे, आप जो भी आप लिखोगे लाइक समर्पित एकेडमी लिखोगे, आप क्या लिखोगे? समर्पित एकेडमी लिखोगे। तो समर्पित एकेडमी, और आपने क्या किया? बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। बॉडी टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। इससे होगा क्या, मैं समर्पित एकेडमी को H1 में ले लेता हूँ। H1 मतलब हेडिंग में, H1 मतलब हेडिंग 1 में, H1 मतलब हेडिंग 1 में। तो होगा क्या, होगा क्या, आपका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आपका क्या हो जाएगा? यहां से देखो, यहां से देखो, आपका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो तो आपका कैसा हो जाएगा? येलो। ये आपका येलो हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा येलो हो जाएगा, और इस पर आपका जो टेक्स्ट का कलर आएगा वो ग्रीन आ जाएगा, क्योंकि आपने ग्रीन सेट कर रखा है। तो समर्पित एकेडमी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, समर्पित एकेडमी। ठीक है, अभी यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट आप जब रन करेंगे तो वहां पर दिखेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट आज देख लिया। कल की क्लास में हम लोग लिस्ट, ठीक है, फॉर्म, टेबल और एचटीएमएल को एंड कर रहे होंगे विद एट्रीब्यूट। ठीक है, थैंक यू क्लास। क्लास में बने रहिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट ओ लेवल कर रहा है, अगर वो इस वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलता हूं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।